नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान एकीकरण हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने 4 चरण तक पढ़ लिए थे। शेष चरणों को आज हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जो है इसी के साथ ही हमारा ये जो राजस्थान इतिहास वाला सेगमेंट है वो हमारा यहाँ पे पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और नोट्स आपने बना लिए होंगे बढ़िया से, और जो आपकी जो कला संस्कृति वाला पोर्शन है उसको आपने अपने स्तर पे कहीं से पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। और विद्यार्थियों, अपना ऐप आ गया है, आप लोगों को पता होगा। आप लोगों ने यदि इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल करें, और जो लोग भी प्रैक्टिस करने के इच्छुक हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। 5 जनवरी को पहला टेस्ट होगा, आप उसको देखें, जानें, परखें बढ़िया तरीके से, और फिर जो है अपनी तैयारी को और मजबूत करें, ठीक है। तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ। चतुर्थ चरण तक हम पढ़ चुके थे, 5वां चरण आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान एकीकरण हम पढ़ रहे थे। राजस्थान एकीकरण हम पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे 5वां चरण। 5वां चरण, ठीक है। 5वें चरण में जो बना था वो बना था संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, है ना। बृहत्तर राजस्थान पिछले में बन गया था। 4थे चरण में आज जो बनेगा वो बनेगा सॉरी, संयुक्त बृहत राजस्थान बनेगा। बृहत राजस्थान को मिलाकर, बृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ दोनों को मिलाकर संयुक्त बृहत राजस्थान बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो 5वां चरण होगा ये होगा संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, ठीक है। संयुक्त बृहत्तर राजस्थान जो कि 15 मई 1949 को इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, इसके बारे में आपको बताऊं। जब 4था चरण तो पूरा हो ही गया था हमारा, हमने देखा कि 4थे चरण में 30 मार्च को और उद्घाटन हुआ था, 30 मार्च 1949 को, जिसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बनाया गया था। विद्यार्थियों, हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बनाया था उसमें मैंने कई मंत्रियों के नाम आपको लिखाए थे, है ना, जिसमें से वेदपाल त्यागी का नाम भी लिखाया कोटा से, सिद्धराज डड्डा जयपुर से, और प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया जो उदयपुर से थे। उसमें एक नाम में लिखाना भूल गया था, रघुवर दयाल गोयल, जो कि बीकानेर से थे, ठीक है। तो ये आप ज़रूर आपके नोट में ऐड करना। 4थे चरण की बात है ना। 4th चरण में जो है 4th चरण में जो मंत्रिमंडल बना था, मंत्रिमंडल आप उसमें शामिल कर दो रघुवर दयाल गोयल, है ना, रघुवर दयाल गोयल, ये बीकानेर से आए थे। ये एक मंत्री छूट गया था मेरे से, ठीक है। इसके अलावा जोधपुर से हनुमंत सिंह थे, फूलचंद बाफना थे, नर सिंह कछवाहा थे, ये हमारे जोधपुर से आए थे। वो सारी बात हो गई, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे 4थे चरण की। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको ऐड कर दिया होगा अपने नोट्स में, ठीक है। अब देखो 4थे चरण में क्या हुआ, 5वें चरण में क्या हुआ। 4था चरण हो जाने के बाद अब मत्स्य संघ अलग था और राजस्थान जो लगभग एक हो चुका था, सिरोही को छोड़कर। सिरोही, अजमेर, मेरवाड़ा और ये अलग थे, और मत्स्य संघ एक अलग संघ बना हुआ पड़ा था, ठीक है। अब मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में करना था या कहाँ करना था, उसको लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई थी और सबके मत अलग अलग थे। कैसे अलग अलग थे तो जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उनकी यदि मैं बात करूं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, तो यानी कि रियासती विभाग एक तरीके से मैं कह सकता हूं। कांग्रेस कार्यकर्ता तो यह चाहते थे कि मत्स्य संघ का विलय या तो दिल्ली में हो जाए या उत्तर प्रदेश में हो जाए, ठीक है। और जो जागीरदार संघ था, जागीरदार जो लोग थे वो यह चाहते थे कि मत्स्य संघ का जो विलय है वो जयपुर के साथ हो जाए, है ना, जयपुर में विलय चाहते थे। और जो यहाँ पे किसान सभा थी, वो किसान सभा
भरतपुर और धौलपुर को मिलाकर एक अलग से ब्रज प्रदेश बनाना चाहती थी। वहीं यहाँ पर मेव खूब बसते हैं, मेव जनजाति यहाँ पे बसती है, मेव आंदोलन हमने पढ़ा भी है। तो मेव लोग जो थे वो अलवर और भरतपुर को मिलाकर एक मेवस्तान प्रदेश के रूप में अलग से बनाना चाहते थे। इस प्रकार से सबके अलग अलग मत थे। ऐसी स्थिति में 13 फरवरी 1949 को दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें इन चारों रियासतों के शासक और मत्स्य संघ के जो मंत्री थे उनको बुलाया गया और उनको बुलाकर उनसे यह चर्चा की कि अब अपना उनका मत जाना कि आप किस में मिलना चाहते हैं। तो वहाँ पे अलवर और करौली के शासक ने तो राजस्थान संघ में मिलने का यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो गए, मगर भरतपुर और धौलपुर जो थे वो राजस्थान संघ में विलय को तैयार नहीं हुए। वो चाहते थे कि वो उत्तर प्रदेश में मिले, ठीक है, मगर जनता की राय जाने बिना यह फैसला नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में शंकर रावदेव समिति गठित करने का निर्णय लिया, जिसमें के सिद्धावा और प्रभु दयाल दो सदस्य भी बनाए गए। और इस प्रकार से जो है इस शंकर रावदेव समिति की सिफारिश पर और जनता की अनुमति जाननी चाहिए, जनता का मत जानना चाहा, तो जनता ने जो है राजस्थान के साथ विलय का अपना मत रखा। ऐसी स्थिति में 10 मई 1949 को और उक्त चारों रियासतों के शासकों ने और राजस्थान में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और राजस्थान संघ की ओर से जो हस्ताक्षर किए वो जयपुर के जो हमारे जो राज प्रमुख बनाए गए थे, आजीवन राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, उन्होंने सिग्नेचर किए थे। और इस प्रकार से जो है 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का जो प्रशासन था वो बृहत्तर राजस्थान को सौंप दिया गया और इस प्रकार से संयुक्त बृहत्तर राजस्थान अस्तित्व में आया, ठीक है। और भरतपुर में जो है कृषि विभाग रखा गया था, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों हमारे 5वां चरण की जो प्रमुख बातें थी वो मैंने आपके समक्ष रख दी हैं। अब मैं एक एक बात को यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लिखना प्रारंभ करते हैं। देखो समस्या क्या क्या थी वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मैं यहाँ पे समस्या लिखता हूँ कि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस मत्स्य संघ को दिल्ली या यूपी में शामिल करना चाहती थी। एक बात। समस्या दूसरी क्या थी? जो किसान सभा थी, किसान सभा भरतपुर व धौलपुर, DPR लिख रहा हूं मैं, भरतपुर व धौलपुर को मिलाकर ब्रज प्रदेश बनाना चाहती थी, है ना। ब्रज प्रदेश बनाना चाहती थी, ठीक है, ब्रज प्रदेश बनाना चाहती थी। उसी के साथ मेव जो लोग थे, मेव जनजाति में आते थे हमारे अलवर और भरतपुर वाले जिले, अलवर व BTR, भरतपुर को मिलाकर क्या बनाना चाहते थे? मेवस्तान बनाना चाहते थे। मेवों का एक प्रदेश अलग से, है ना, मिलाकर मेवस्थान बनाना चाहते थे। मेवस्थान बनाना चाहते थे, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग मत था। वहीं जो जागीरदार लोग थे, जागीरदार
मत्स्य संघ को जयपुर के साथ मिलाना चाहते थे, जयपुर के साथ मिलाना चाहते थे। ठीक है, जागीरदार मत्स्य संघ को जयपुर के साथ मिलाना चाहते थे। तो इस प्रकार की समस्या यहाँ पे मौजूद थी, है ना, ये समस्या यहाँ पे मौजूद थी। इस कारण से जो है एक बैठक करने का निर्णय लिया, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा इस कारण 13 फरवरी 1949 को 13 फरवरी 1949 को दिल्ली में 13 फरवरी 1949 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई। ठीक है, 13 फरवरी 1949 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई, जिसमें कौन कौन शामिल हुए, जिसमें मत्स्य संघ के मंत्री व शासक शामिल हुए, ठीक है। अब इसमें अलवर और करौली ने तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अलवर व करौली राजस्थान में विलय पर सहमत हुए, मगर भरतपुर और धौलपुर के शासक नहीं हुए। भरतपुर व धौलपुर यूपी में मिलना चाहते थे, है ना, मगर BTR लिख रहा हूं, भरतपुर व DPR यानी धौलपुर यूपी में शामिल होना चाहते थे। ठीक है, होना चाहते थे। अतः जनता की, कौन सी जनता, भरतपुर व धौलपुर की, है ना, BTR व DPR, भरतपुर व धौलपुर की जनता की राय जानने हेतु एक समिति गठित की गई। एक समिति गठित की गई। अब इस समिति में देखो कौन कौन क्या बना। देखो इस समिति में अध्यक्ष जो बने वो बने थे शंकर राव देव, है ना। शंकर राव देव जो है इस समिति के अध्यक्ष बने, इसलिए इसको शंकर राव देव समिति भी कहा जाता है। और सदस्य इसमें दो बनाए गए, सदस्य इसमें दो बनाए गए। सदस्य कौन कौन बनाए गए, एक तो बनाए गए आर के सिद्धावा और एक बनाए गए प्रभु दयाल। आर के सिद्धावा और प्रभु दयाल को सदस्य बनाया गया था। इस प्रकार से दो सदस्य और एक अध्यक्ष शंकर राव देव थे। तो इसको शंकर राव देव समिति भी कहा जाता है। और इसने क्या निर्णय दिया कि भरतपुर और धौलपुर की जो जनता है वो राजस्थान संघ में विलय चाहती है। ठीक है, इसने निर्णय क्या दिया, देखिए सॉरी, ठीक है, इसने निर्णय दिया कि भरतपुर व धौलपुर की जनता राजस्थान संघ में मिलना चाहती है। ये राजस्थान संघ का मतलब आप ये मत समझ लेना जो दूसरे चरण में राजस्थान संघ बना था
9 रियासतों को मिलाकर, वो नहीं था। राजस्थान संघ का मतलब है संपूर्ण राजपूताने में मिलना चाहती है, यूपी में ना मिलकर राजपूताने में मिलना चाहती है ना, इसको राजपूताना भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निर्णय लिया। तो फिर एक बैठक 10 मई 1949 को दिल्ली में फिर बुलाई गई और वहां पर चारों रियासतों के शासकों ने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूं, अतः 10 मई 1949 को 10 मई 1949 को दिल्ली में पुनः बैठक बुलाई जिसमें मत्स्य संघ के शासकों ने, ये पेन थोड़ा सा फीका हो गया है, मत्स्य संघ के शासकों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, मत्स्य संघ के शासकों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो इस प्रकार से हस्ताक्षर हो गए, और जो वृहत राजस्थान था उसकी तरफ से जो सिग्नेचर किए थे वो राज प्रमुख ने किए थे। ठीक है, राजपूताना संघ की ओर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या फिर मैं ये लिखता हूँ, वृहत राजस्थान की ओर से हस्ताक्षर राज प्रमुख ने किए। ठीक है, राज प्रमुख का नाम आपको पता है ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये हस्ताक्षर 10 मई को हुए थे। ठीक है, और जो शोभाराम कुमावत थे उनको हीरालाल मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था ना, मत्स्य संघ के मुख्यमंत्री है ना, शोभाराम कुमावत को हीरालाल मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। हीरालाल मंत्रिमंडल में शामिल किया। ठीक है, और कृषि विभाग भरतपुर में रखा कृषि विभाग भरतपुर में रखा। ठीक है, कृषि विभाग जो है भरतपुर में रख दिया गया। तो ये था प्यारे साथियों, इस प्रकार से ये संयुक्त वृहत राजस्थान, और 15 मई को जो प्रशासन था मत्स्य संघ का वो वहाँ पे सौंपा गया। मैं ये बात भी लिखना चाहूँगा, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का प्रशासन जो है राजपूतानी संघ को या ग्रेटर राजस्थान को सौंपा, है ना, वृहत्तर राजस्थान को सौंपा। इससे संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। इससे संयुक्त वृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ। ठीक है, इससे संयुक्त वृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ। तो ये बात थी प्यारे साथियों, आप इसको उतारें। ये था हमारा 5वां चरण, जो कि बढ़िया तरीके से यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, अब अगला जो चरण होगा, छठा चरण, जिसमें संयुक्त राजस्थान बनेगा, उसमें बात फंसेगी अब सिरोही की, और एकमात्र हमारे अजमेर मेरवाड़ा और बचे हैं। लगभग सारा क्षेत्र हमारे राजस्थान संघ में राजपूताने में विलय हो चुका है। ठीक है, तो देखो छठे चरण में क्या होगा। छठे चरण में एक तो संयुक्त राजस्थान बनेगा 26 जनवरी 1950 को। दरअसल हुआ ये था कि जो सिरोही जो रियासत थी उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में विलय करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नवंबर 1949 में
नवंबर 1947 में ही और सिरोही को गुजरात एजेंसी के अधीन कर दिया था। ठीक है, गुजरात एजेंसी के जब अधीन किया तो यहाँ के सिरोही के कुछ स्थानीय और जो राजनेता थे उन्होंने उसका विरोध किया और उस विरोध के चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है फिर सिरोही को दो भागों में बांट दिया। एक भाग सिरोही के दक्षिण वाला जो भाग था जिसको आबू देलवाड़ा का क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें 89 गांव आते हैं, 304 वर्ग मील उसका क्षेत्रफल आता है, उस वाले क्षेत्र को तो बम्बई प्रांत को दे दिया गया। और शेष जो सिरोही था जिसमें खास जो भूमिका थी गोकुलबाई भट्ट की थी, तो गोकुलबाई भट्ट वाला जो सिरोही था वो राजपूतानी संघ में विलय कर दिया गया। इस प्रकार की व्यवस्था 26 जनवरी 1950 को की और संयुक्त राजस्थान अस्तित्व में आया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे संयुक्त राजस्थान अस्तित्व में कैसे आया। इस संपूर्ण सिरोही का विलय अब आगे चल के 7वें चरण में हो पाएगा, जो नीचे अभी बम्बई प्रांत को दिया है ना, आबू देलवाड़ा वाला क्षेत्र, उसका विलय मुनि जिन विजय सूरी समिति की सिफारिश पर होगा राजस्थान में विलय, जो अगले 7वें चरण में होगा। ठीक है, पहले मैं 6ठा चरण पूरा कर लेता हूँ, फिर हम 7वें चरण की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप विद्यार्थियों इसको बढ़िया तरीके से उतारे और मैं इसको जो है मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो किसान सभा भरतपुर और धौलपुर के साथ ब्रज प्रदेश बनाना चाहती थी और मेव स्थान कौन चाहती थी, इस प्रकार से आप जरूर ढंग से तैयार करना, क्योंकि ये चार ऑप्शन है। एक साइड आएगा मत्स्य संघ को कौन कहाँ विलय करना चाहता था और एक साइड इनके नाम आ जाएंगे किसान सभा के, कांग्रेस कार्य समिति के या मेव जनजाति के, जागीरदारों के, है ना। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब हम जो है आगे की बात करते हैं, 6ठे चरण की बात करते हैं। ठीक है, बोल के मैंने कहानी सुना दी है, आपको बढ़िया तरीके से राजस्थान एकीकरण समझ में आ रहा होगा और मैं दावा करता हूँ कि जिसने मेरे से राजस्थान एकीकरण पढ़ लिया उसको फिर किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं रहेगी और आने वाले 3-4 साल तक ये कंटेंट सफिशिएंट रहेगा। आपको कुछ भी ज़्यादा इसमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बस पिछले साल के पेपर देखते रहना और उसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, 6ठा चरण का आप जो है हेडिंग डाल दीजिए संयुक्त राजस्थान। ठीक है, बना कब? 26 जनवरी 1950 को। 6ठा चरण होगा हमारा, 6ठा चरण क्या बनेगा? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान बनेगा। कब बनेगा? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। जो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको राजस्थान नाम भी इसी दिन दिया गया था, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। संपूर्ण राजपूतानी का जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, उस वाले क्षेत्र को जो राजस्थान नाम दिया गया। देखो राजनीतिक इकाई के रूप में राजस्थान नाम बहुत पहले पड़ गया, दूसरे चरण में ही पड़ गया था। ठीक है, राजनीतिक इकाई के रूप में, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र को और राजस्थान नाम भी इस दिन दिया गया था, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भौगोलिक क्षेत्र को, भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया। कब दिया? वो इस दिन दिया। ठीक है, संपूर्ण जो भौगोलिक क्षेत्र है वर्तमान राजस्थान वाला उसको। ठीक है, अब यहाँ की व्यवस्था क्या थी बोल के मैंने सुना दी, मैं सीधा लिखूंगा कि पटेल सिरोही का विलय गुजरात में करना चाहते थे, गुजरात में करना चाहते थे। इस कारण नवंबर 1947 में ही इन्होंने जो है गुजरात एजेंसी के अधीन सिरोही को कर दिया था। ठीक है, इस कारण नवंबर 1947 में सिरोही को
गुजरात एजेंसी के अधीन कर दिया था। गुजरात एजेंसी के अधीन कर दिया था। ठीक है, अब गुजरात एजेंसी के अधीन कर दिया था, लेकिन स्थानीय नेताओं के दबाव के चलते, है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मगर स्थानीय व राजनेताओं जिसमें गोकुल भाई भट्ट का प्रमुख योगदान रहा है। यहाँ पे गोकुल भाई भट्ट स्थानीय राजनेताओं के दबाव के चलते सिरोही का 2 भागों में विभाजन किया। 2 भागों में विभाजन किया गया। ये किया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, किस प्रकार से विभाजन किया था, तो विद्यार्थियों हम मान लें कि ये पूरा सिरोही है, तो इसमें से ये आधा नीचे वाला ये तो है हमारे, मान लो इसको आबू देलवाड़ा क्षेत्र। ठीक है, आबू देलवाड़ा क्षेत्र। ठीक है, आबू देलवाड़ा क्षेत्र, इसमें जो गांवों की संख्या थी वो 89 गांव शामिल थे और 304 वर्ग मील क्षेत्रफल इसमें आता था। 304 वर्ग मील क्षेत्रफल इसमें आता था, और ये था शेष सिरोही, है ना, शेष सिरोही। ये गोकुल भाई भट्ट वाला था, है ना, गोकुल भाई भट्ट की जन्मभूमि भी थी ये, है ना, गोकुल भाई भट्ट, है ना, ये वाला था। तो ये दे दिया बंबई को, है ना, ये किसको दिया, बंबई को दिया, बंबई को, है ना, और ये दे दिया राजपुताने को। ठीक है, राजपुताने को दे दिया। तो इस प्रकार से ये विद्यार्थियों छठा चरण जो है हमारे यहाँ पे पूरा होता है और संयुक्त राजस्थान अस्तित्व में आता है। इतनी सी प्रक्रिया थी। अब हम बात करते हैं 7वें चरण की। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है 7वां चरण। तो मैं यहाँ पे हेडिंग जमा देता हूँ 7वां चरण और हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, 7वां चरण, 7वां चरण, ठीक है, जिसमें वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आ जाएगा। वर्तमान राजस्थान की तो हालत खराब चल रही है। कभी तो जिले बनाते हैं, कभी मिटाते हैं, कभी क्या स्टूडेंटों का बेचारों का हालत खराब हो रही है। कभी उसको याद करो कि साहब गहलोत सरकार ने कितने जिले बनाए थे, कौन कौन से बनाए थे। फिर ये पढ़ो कि भजनलाल सरकार ने कितने हटा दिए, कितने नए बनाए, क्या व्यवस्था रखी। मतलब हर बार स्टूडेंटों का पिसना है। वो तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। यहाँ पे क्या था, वर्तमान मैंने ये लिखा है, थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी। देखो एक तो था अजमेर मेरवाड़ा का मामला था, एक यहाँ पे आबू देलवाड़ा का मामला था, और एक यहाँ पे जो है हमारे सुनील टप्पा जो हमारे पड़ता है मंदसौर में, और सिरोंज वाला जो क्षेत्र था वो पड़ता है हमारे झालावाड़ में। उनको लेकर भी विवाद चल रहा था। ठीक है, विवाद क्या था, देखो यहाँ पे विवाद जो था वो मैं विवाद लिखना चाहूंगा। देखो विवाद क्या था, एक तो था अजमेर मेरवाड़ा वाला विवाद। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा, इसका भी विवाद चल रहा था। यहाँ पे 1952 में और हरिभाऊ उपाध्याय मुख्यमंत्री बन गए। 1952 में जो चुनाव हुए थे उसमें हरिभाऊ उपाध्याय सीएम बने थे, है ना, हरिभाऊ उपाध्याय सीएम बने। अब ये जो है स्वतंत्र रहना चाहते थे, ये उसके विलय के पक्ष में नहीं थे, और चूंकि ये केंद्र के नियंत्रण में था, केंद्र शासित प्रदेश था, तो वीपी मेनन साहब ये सोच रहे थे कि क्यों, जब हमने पूरे राजपुताने को एक कर दिया तो क्यों अजमेर मेरवाड़ा को अलग रखा जाए।
इसको भी ये जो इसी संघ में मिला देना चाहिए। तो एक बात तो ये चल रही थी। दूसरी समस्या जो थी वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो हमारे सिरोही वाली थी, आबू देलवाड़ा वाली थी, है ना, आबू देलवाड़ा वाली थी। और तीसरी जो बात मैं लिखूं तो यहाँ पे सुनील टप्पा, मंदसौर और सिरोंज क्षेत्र, है ना, सुनील टप्पा ये मंदसौर में पढ़ते थे, मंदसौर एमपी में पड़ता है वर्तमान में ना। सुनील टप्पा व सिरोंज क्षेत्र, ये सिरोंज जो है ये पड़ता है हमारे झालावाड़ में, ठीक है, झालावाड़ में पड़ता था उस समय, है ना। हाँ, को लेकर विवाद चल रहा था, विवाद था, ठीक है, इनको लेकर विवाद था। तो अब इन विवाद को मतलब सुलटाने के लिए और दो समितियां यहाँ पे गठित की गई। एक तो जो राजस्थान प्रशासनिक जो हमारे राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठित किया गया था 1956 में, राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठित हुआ था फजल अली की अध्यक्षता में, 56 में नहीं, पहले ही गठित हुआ था शायद, 56 में तो उसकी रिपोर्ट आई थी। जो फजल अली जी थे उसकी अध्यक्षता में ये गठित हुआ था, और जिसमें 2 सदस्य भी बनाए गए, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। उन्होंने तो जो है अजमेर मेरवाड़ा और सुनील टप्पा और सिरोंज के बारे में बात की, और आबू देलवाड़ा के लिए एक समिति, उन्होंने इन तीनों की बात की थी। और आबू देलवाड़ा के लिए एक अलग सी समिति भी, मुनि जिन विजय सूरी समिति भी गठित की गई थी, जिसमें हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार दशरथ शर्मा जी भी उसमें सम्मिलित थे। तो उन्होंने भी जो है राजस्थान में विलय की बात इनकी कही, ठीक है। तो यह बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। देखो, आबू देलवाड़ा के लिए तो जो समिति गठित की गई थी उसकी मैं बात कर लेता हूँ। आबू देलवाड़ा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मुनि जिन विजय सूरी समिति, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुनि जिन विजय सूरी समिति गठित की गई, ठीक है। इसमें इतिहासकार दशरथ शर्मा भी थे, दशरथ शर्मा भी सदस्य थे, ठीक है। एक तो ये, और एक समिति जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था, उन्होंने भी इन दोनों को लेकर बात की है ना। इनकी बात जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग ये गठित हुआ। अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता जो की वो की फजल अली ने, है ना, इसलिए इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। और सदस्य जो बने वो बने थे हमारे 2 व्यक्ति सदस्य बने, के.एम. पनिक्कर और एक बने थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। तो इन्होंने जो है इस समिति की सिफारिश पर इनका विलय राजस्थान में किया गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, इस समिति की सिफारिश पर इनकी सिफारिश पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए, निम्नलिखित निर्णय लिए, ठीक है, निम्नलिखित निर्णय लिए। अब देखो क्या निर्णय लिए वो मैं लिखता हूं विद्यार्थियों, अगली पेज पे मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से। जो निर्णय लिए गए थे उनकी बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, ठीक है। बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हैं, आपको याद रखना है। इसमें निर्णय यही था कि जो गुजरात के पास जा रहा था ये आबू देलवाड़ा क्षेत्र, इसको राजस्थान में मिला दिया गया, अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान में मिला दिया गया, और सुनील टप्पा जो क्षेत्र था उसको भी राजस्थान में मिला दिया, और जो हमारे झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया, है ना। तो इसमें देखो क्या निर्णय लिया, मैं इसको भी मिटा ही रहा हूं, आपने उतार लिया होगा।
ठीक है, तो देखो अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया, राजस्थान में किया गया। अजमेर मेरवाड़ा का भी राजस्थान में किया गया, और आबू देलवाड़ा का भी राजस्थान में किया गया। आबू देलवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया। इसके अलावा सुनील टप्पा का भी राजस्थान में किया गया। सुनील टप्पा का विलय राजस्थान में किया गया। ठीक है, और एकमात्र जो क्षेत्र था सिरोंज, सिरोंज, ये सिरोही अपने झालावाड़ में पड़ता था, लेकिन सिरोंज का विलय मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, किया गया, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। ठीक है, अस्तित्व में आया, वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आ गया साहब। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान को उस समय जो है बी श्रेणी में रखा गया था ना, 1956 में ना, राजस्थान को बी श्रेणी में रखा गया है ना, बी श्रेणी का राज्य बनाया। उस समय में राजस्थान में क्या भारत में राज्यों की श्रेणियां बना दी गई थी, है ना, बी श्रेणी का राज्य बनाया। मगर जो 7वां संविधान संशोधन था, 7वां संविधान संशोधन जो हुआ, इसके तहत श्रेणी व्यवस्था समाप्त की, है ना, श्रेणी व्यवस्था जो थी वो समाप्त कर दी। और क्या समाप्त किया, ये जो राज्यपाल पद गठित किया, राज्यपाल पद गठित किया। किसके स्थान पर, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख, ये दोनों पद समाप्त कर दिए, समाप्त किए। ठीक है, ये पद जो यहाँ पर समाप्त कर दिए थे, और राज्यपाल का पद गठित कर दिया। कब, 7वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्रथम राज्यपाल बने राजस्थान के, वो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, इस प्रकार प्रथम राज्यपाल राजस्थान के कौन बने, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने, निहाल सिंह बने। ठीक है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने, जिनके बारे में 2 तारीखें आपको याद रखनी है। एक तो इनकी नियुक्ति जो हुई थी वो 25/10/1956 को हुई थी, और जो इन्होंने शपथ ली या पद ग्रहण किया, पद ग्रहण वो किया था 1 नवंबर 1956 को ना, 1 नवंबर 1956 को। ये तारीखें ध्यान रखना। एक बार RS प्री में पूछ लिया गया था कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल ने कब की नियुक्ति कब हुई थी, ये पूछ लिया। अधिकांश बच्चे ये करके आए, जबकि नियुक्ति इस तारीख को हो गई थी, है ना, और इस दिन तो पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, तो ये तारीख बड़ी आपको महत्वपूर्ण है और ध्यान में रखनी है। ठीक है, सरदार प्रमुख निहाल सिंह। इसके अलावा एक टंटा और फंसा था 7वें चरण में। जब अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया, तो राजधानी को लेकर अजमेर और जयपुर के बीच में जो है विवाद हुआ, जिसके चलते यहाँ पे जो है एक समिति और गठित की गई थी, पी सत्यनारायण राव समिति गठित की गई थी, जिसमें 2 सदस्य और बनाए गए थे, जिसमें वी विश्वनाथ और वी के सिन्हा 2 सदस्य थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा
और फिर समिति ने यह निर्णय दिया कि राजधानी जयपुर में रहेगी और अजमेर में राजस्व मंडल रहेगा। ठीक है, तो राजस्व मंडल का विषय हमारा अजमेर में है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि सातवें चरण में अजमेर व जयपुर के मध्य राजधानी को लेकर विवाद हुआ। राजधानी को लेकर विवाद हुआ, है ना। पी सत्यनारायण राव समिति गठित की गई। पी सत्यनारायण राव समिति गठित की। सदस्य ये तो थे अध्यक्ष, है ना, पी सत्यनारायण तो, और सदस्य इसमें बने जो है वी विश्वनाथ और वी के सिन्हा, है ना। सदस्य जो बने वो बने, एक तो बने वी विश्वनाथ और एक बने थे वी के सिन्हा इसमें सदस्य बने। और निर्णय क्या दिया, निर्णय की मैं बात कर लेता हूं। निर्णय जो दिया वो निर्णय दिया था कि राजधानी तो कहाँ रहेगी, राजधानी रहेगी जयपुर में, है ना। और राजस्व मंडल जो है ये दे दिया अजमेर में। ठीक है, राजस्व मंडल दे दिया अजमेर में। किस प्रकार से यह मामला हमारा यहाँ पर राजस्थान एकीकरण का जो है विद्यार्थियों पूरा होता है। बढ़िया तरीके से आप इसको उतारें। और लगभग जो राजस्थान एकीकरण की पूरी बातें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें, बढ़िया से इनको यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान रखना। सिरोंज जो है ये हमारे झालावाड़ में हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश को दिया गया था। सुनील टप्पा जो मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ करता था वो राजपुताने को मिला था, है ना। और जो समिति थी यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग, उसके तहत ये मिले थे, जिसको फजल अली आयोग भी कहते हैं, है ना, फजल अली आयोग भी कहते हैं। ठीक है, और राजधानी का फंडा ये वाला जो था यहाँ पे ये पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जो है जयपुर में ही रखी गई। जबकि जयपुर में जो पहले राजधानी बनाई गई थी आपको पता होगा चौथे चरण में, वहां पे भी एक समिति गठित की गई थी, बी.आर. पटेल समिति, आपको याद होगा। उसने भी जयपुर में ही राजधानी बनाए जाने का प्रावधान रखा। तो जयपुर में राजधानी बनाए जाने को लेकर दो समितियां गठित हुई, बी.आर. पटेल समिति और पी सत्यनारायण राव समिति। ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक बात बताऊं। राजपुताने की सबसे प्राचीन रियासत जो थी वो मेवाड़ थी, ये बात आपको पता होगी, है ना। सबसे नई रियासत झालावाड़ थी, ये बात मैं पहले करा चुका हूँ वैसे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी, है ना। और कुछ स्रोत लिखे हम जानकारी के, तो राजधानी एकीकरण की जानकारी के स्रोत के रूप में हमको पुस्तकें मिलती हैं। तो द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज नाम से एक पुस्तक लिखी थी लियोनार्ड मोजले ने। ठीक है, द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, लियोनार्ड मोजले की है। फ्रीडम मिडनाइट एक पुस्तक और मिलती है, फ्रीडम मिडनाइट, वो मिलती है कॉलिस की, लेपियर कॉलिस की, है ना, लेपियर कॉलिस की। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा फ्रीडम ऑफ मिडनाइट, फ्रीडम ऑफ मिडनाइट ये पुस्तक लिखी थी लेपियर कॉलिस ने, ना, लेपियर कॉलिस ने। ये एकीकरण से संबंधित ही है ना, एकीकरण की जानकारी देती है ये ना। और एक पुस्तक जो मैंने अभी आपको बताई, द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, वो भी मैं यहाँ पे लिख दूं। एक पुस्तक है द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, ये जो पुस्तक लिखी द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, वो हमारे लियोनार्ड मोजले ने लिखी थी। ठीक है, लियोनार्ड मोजले ने लिखी थी, लियोनार्ड
मोज़ले ने लिखी थी, ठीक है, लियोनार्ड मोज़ले ने लिखी थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक पुस्तक और मिलती है, एक्सेशन टू एक्सटिंक्शन, है ना। एक्सेशन टू एक्सटिंक्शन जो पुस्तक लिखी वो मानकेकर ने लिखी थी। उसमें भी ये भारत का जो विभाजन हुआ था उस समय की बातें हैं, तो एकीकरण की से संबंधित बात वहाँ पर भी मिल जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक्सेशन टू एक्सेशन टू एक्सटिंक्शन, ठीक है, ये मानकेकर की पुस्तक है। किसने लिखी थी? ये मानकेकर की पुस्तक है, ठीक है, मानकेकर की पुस्तक है, एक्सेशन टू एक्सटिंक्शन। तो ये पुस्तकों का नाम आपको ध्यान में रखना है विद्यार्थियों बढ़िया तरीके से, क्योंकि कई बार इस प्रकार की पुस्तकें पूछी जाती हैं। इन पुस्तकों में आपको वीपी मेनन की पुस्तक भी ध्यान रखना होगा। वीपी मेनन ने जो पुस्तक लिखी थी वो मैंने आपको पहले बताई है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट के नाम से लिखी थी वीपी मेनन की पुस्तक, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों, राजस्थान एकीकरण हमारा यहाँ पे पूरा होता है और राजस्थान वाला सेगमेंट मैंने आपको पूरा करवा दिया है। अब हम अगली क्लास में शुरुआत करेंगे कोई अगले सेगमेंट की। आप बताना आप क्या पढ़ना चाहेंगे, और मैं भी सोच समझ के मेरे स्तर पे कि मैं आपको क्या बेहतर करवा सकता हूँ, जितना हमारा समय बचा है उस हिसाब से। तो मतलब आधुनिक शुरू करेंगे, या तो आधुनिक भारत शुरू करेंगे या आधुनिक जो विश्व का इतिहास है वो शुरू करेंगे, ठीक है। मिडाइवल को हम एंशिएंट पूरा होने के बाद करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।